नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। सितंबर में रिकॉर्ड एसआईपी के बावजूद क्यों पड़ी एसआईएफ की जरूरत? क्या हो रहा है एसआईएफ, क्यों इतना पॉपुलर, और इसमें कौन से फंड्स, थीम और एनएफओज में बनेगा आपका पैसा? और एसआईएफ में निवेश करने से पहले आपको किन बातों का रखना है ध्यान? ऐसे तमाम मुद्दों पर सटीक जानकारी के लिए पेश है हमारी एक खास पेशकश, म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। और म्यूचुअल फंड के जरिए वेल्थ क्रिएशन के महामंत्र बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सबसे पहले एसआईएफ की तो बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि एमफी के नंबर आपको कैसे लगे इस बार? नंबर्स ठीक हैं। देखिए स्मिता, थोड़े से म्यूचुअल फंड का एयूएम हल्का सा बढ़कर आया, 76 लाख करोड़ से थोड़ा सा नीचे रहा है। पिछले महीने के मुकाबले में करीबन 40,000 करोड़ बढ़कर आता हुआ दिखा है। इक्विटी फंड का एयूएम भी बढ़कर 33,68,000 करोड़ के आसपास पहुंचा है और 33,09,000 करोड़ का था, तो थोड़ा सा कह सकते हैं आप 60,000 करोड़ के आसपास का एयूएम इक्विटी का बढ़कर आता हुआ दिखा है। नया निवेश इक्विटी फंड में जो आया है वो करीबन 30,421 करोड़ का आया है। अगस्त में 30,430 करोड़ आया, तो लगभग बराबर पैसा आता हुआ दिखा है। डेट फंड का भी एयूएम थोड़ा सा घटकर आया है। यहाँ पर 17,80,000 करोड़ का एयूएम रहा है और इस बार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का डेट में आउटफ्लो होता हुआ दिखा है। उसके कारण भी हम आपको आगे बताएंगे। और ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डेट और इक्विटी दोनों मिलाकर देखें तो 43,000 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो रहा है। लेकिन ओवरऑल जो हमारे काम के नंबर्स हैं वो ओवरऑल इनफ्लो के हैं और म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री का पूरा एयूएम है वो 73 लाख करोड़ के ऊपर का है, 75 लाख करोड़ के ऊपर का है, वो बरकरार है जी। और रॉकेट एसआईपी सर, इस बार फिर उसने रफ्तार बढ़ी है, उसके लिए कुछ कहना है आपको? बिल्कुल। एसआईपी से फिर से एक बार नया रिकॉर्ड निवेश आता दिखा है। लगातार तीसरा महीना रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 29,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा एक महीने में आता दिखा है। 29,361 करोड़ का ये पहली बार हुआ है। सितंबर के महीने में एसआईपी का एयूएम अब बढ़कर 15.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका। तो ये बड़ी चीज़ है। देखिए टोटल 33-34 लाख करोड़ का एयूएम है और लगभग आधा अब एसआईपी के जरिए आने लगा है। इसका मतलब क्लियर कट है कि ये जो पैसा है ये डिसिप्लिन पैसा है इन्वेस्टर्स का, जो बाजार में लगातार आता हुए दिख रहा है। टोटल एयूएम में 20% से ज़्यादा का योगदान एयूएम, नए जो एयूएम आ रहा है उसमें, और नए और पुराने जो अकाउंट बंद हुए हैं एसआईपी के 44 लाख अकाउंट बंद हुए हैं, तो नए 57 लाख खुलते हुए दिखे हैं। तो यानी कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो भी काफ़ी बेहतर, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। आंकड़े कितने हैं? सितंबर महीने का जैसा बताया 29,361 करोड़ और पिछले महीने 28,000 करोड़ से ज़्यादा का था। तो महीने दर महीने आप एसआईपी के आंकड़ों में बढ़त आते हुए देख रहे हैं जी। लेकिन अब ओवरऑल सर इंडस्ट्री के इनफ्लो की बात कर लेते हैं, तो 43,000 करोड़ का इस बार एक आउटफ्लो भी हमने देखा। पूरा एनालिसिस आपका क्या कहता है इस पर? देखिए, पूरा एनालिसिस के हिसाब से देखें तो चूंकि 29,000 करोड़ से ज़्यादा का एसआईपी का अमाउंट आया है और इस बार ओवरऑल 43,146 करोड़ का आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो रहा है। डेट फंड में आउटफ्लो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। इससे आपको कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीजनल फैक्टर्स हैं। आमतौर पर सितंबर के महीने में जो पैसा जाता है वो एडवांस पेमेंट का जाता है, टैक्स के एडवांस पेमेंट्स का जाता है। तो उस वजह से भी, टैक्स कलेक्शन की वजह से भी थोड़ा सा आउटफ्लो होता हुआ दिखा है। लेकिन हाँ, इस बार के आंकड़ों में 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है जो जानने समझने की जरूरत है। सबसे पहले जो सोने चांदी में तगड़ी तेजी होती दिख रही है। गोल्ड ईटीएफ में ज़बरदस्त पैसा आया है इस बार, 8,363 करोड़। सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी एक ईटीएफ में आया तो गोल्ड ईटीएफ है और अगस्त के मुकाबले में ये पैसा 4 गुना ज़्यादा है। यानी कि गोल्ड ईटीएफ में अब बड़ा क्रेज़ हो रहा है। लोगों को लगता है कि सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ ही खरीद लें, राइट। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक बार फिर से लार्ज कैप के मुकाबले में ज़्यादा पैसा आया है, वो ठीक है। अच्छा भाई, और इसके अलावा सितंबर के महीने में नए फंड थोड़े से कम लॉन्च हुए हैं, इसलिए एनएफओ कम रहे हैं। तो ठीक है, हर महीने एनएफओ आए कोई ज़रूरी है नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है कि 1960 करोड़ रुपए एनएफओ के जरिए आए, जो 2900 करोड़ से थोड़ा सा कम है। लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, एक जहाँ गोल्ड ईटीएफ में बहुत बड़ा पैसा आया, वहीं दूसरा आप देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, ये 3 तो ये समझ लीजिए। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप और सेक्टोरल कैप, ये 5 तरह के अलग अलग इक्विटी फंड है। इनमें पैसा आया है, नेट पैसा आया है, लेकिन अगस्त के मुकाबले में सितंबर में थोड़ा सा कम आया है। तो मतलब पैसा आने की रफ्तार हल्की सी धीमी हुई है इक्विटी फंड्स में, यही फ़र्क है। बट ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, फ्लोज अभी भी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये मैं ट्रेंड आपको बता भी दूं, इक्विटी फ्लेक्सी फंड में 7,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा आया है। मिड कैप फंड 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। स्मॉल कैप फंड 4,300 करोड़,
लार्ज एंड मिड कैप 3800 करोड़, ये सारा है इक्विटी फंड का ट्रेंड है। डेट फंड का ट्रेंड देख लीजिए, यहाँ पर ओवरनाइट फंड में 4200 करोड़ है, लेकिन मनी मार्केट और लिक्विड फंड में से थोड़ा पैसा निकला है। हाइब्रिड फंड आज के लिए बड़े पॉपुलर हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में लगभग 5000 करोड़ रुपए आए हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा पैसे आते हुए दिखे हैं। पैसिव फंड भी अब धीमे धीमे जिस तरह से पॉपुलर हो रहे हैं वो भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और पैसिव फंड में आप देखिए करीबन गोल्ड ETF में 8300 8400 करोड़ आया, और दूसरे ETFs में भी अच्छा पैसा आ रहा है 8100 करोड़ के आसपास का। तो ये ETFs काफ़ी बड़ा इंटरेस्टिंग पैसा मार्केट से उठा रहे हैं। जी, तो ये तो आपने सर पूरा AMFI के ट्रेंड की बात कर ली। अब हम उसकी बात करते हैं जिसकी हर कोई बात कर रहा है, SIF की। तो SIF सर क्या है, सबसे पहले तो ये समझाइए। देखिए आप इस वक्त अगर म्यूचुअल फंड में या मार्केट में पैसा लगाते हैं तो डायरेक्टली शेयर खरीदते बेचते हो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप कोई सिस्टमेटिक तरीके से कोई प्लान तरीके से पैसा लगाते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है। एक म्यूचुअल फंड है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड में जाके पैसा लगाएं जी, जो आप 100 200 500 रुपए से लेके कितना भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप PMS में पैसा लगाएं, जो भी म्यूचुअल फंड या फिर ब्रोकर्स अपने PMS चलाते हैं, सेबी रजिस्टर्ड PMS है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, उसके जरिए पैसा लगा सकते हैं। तीसरा AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है, ये 3 तरीके से पैसा लगा सकते हैं। अब जो SIF आया है उसका नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये म्यूचुअल फंड और PMS और SIF के बीच की एक कैटेगरी है, नई कैटेगरी बना दी, ठीक है। और 1 अप्रैल 2025 से सेबी ने इसका नोटिफिकेशन किया है। अब इसमें मिनिमम आपको पैसा लगाना है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से आप पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं। इसमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फ्लेक्सिबल है और थोड़ी सी एडवांस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो SIF में आपको मिलती है। इसमें होता ये, आप लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी, सेक्टर रोटेशन, हाइब्रिड स्ट्रेटजी, जिसको मैं आगे विस्तार से आपको समझाऊंगा, अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी के साथ आप स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सबसे नई चीज़ है, वो ये है कि इसमें जितनी भी नेट एसेट्स हैं, से सपोज किसी फंड की नेट एसेट्स 1 लाख करोड़ है, तो उसको 25,000 करोड़ रुपए तक का डेरिवेटिव एक्सपोजर मिलता है, जो वो चाहे तो शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। ये पहला और एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया में लोकल म्यूचुअल फंड्स के लिए जहाँ पर वो शॉर्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों है। लॉन्ग तो होता ही होता है नेचुरली, लॉन्ग के बगैर तो शॉर्ट आप कहाँ से करेंगे, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, लेकिन शॉर्ट करने का भी इसमें तरीका है। और इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड को सेबी से मंजूरी लेनी होती है। ये म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत ही ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। जी, तो इसको तो समझ लिया सर हमने, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ी कि इसकी ज़रूरत सिंपल इसलिए थी कि देखिए कुछ एक तो बहुत छोटे इन्वेस्टर होते हैं, वो छोटा हो या बड़ा अमाउंट, जिनको म्यूचुअल फंड के जरिए लगाना है 100 200 500 1000 5000 जो भी अमाउंट लगाना वो लगा सकते हैं। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं HNI, अल्ट्रा HNI, वो कहेंगे भाई मैं PMS करूँगा। PMS के लिए 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है। और AIF, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए 1 करोड़ मिनिमम अमाउंट है, वहाँ 1 करोड़ मिनिमम है, इधर 50। अब हो क्या रहा था, ये 0 से 50 लाख वाली लिमिट में है ना, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो थोड़े एस्पायरिंग है, थोड़े ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ज़्यादा उनके पास ठीक ठाक पैसा है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट था नहीं। तो इस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स के रेगुलेशन थोड़े से बड़े स्ट्रिक्ट हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उनके पास लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बनाने का ऑप्शन नहीं है। पर्सनली आदमी अपनी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बना लेता है, बड़े फंड्स में बना लेता है, लेकिन PMS में भी बना लेता है। तो इसीलिए PMS और AIF के नियमों के में आसान तो है, लेकिन उसमें अमाउंट आपको बड़ा चाहिए। साथ ही PMS और AIF में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी भी है। तो ये SIF, ये सारी की सारी जो चीज़ें, ये गैप भर देता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आपको लगाने की ऑप्शन देता है, और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न कमाने की एक्सपेक्टेशन भी देता है। बेसिकली जो लोग है ना ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट वाली माइंडसेट के बीच में है, उन लोगों के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है। एक क्या है, बिल्कुल 100% इन्वेस्टमेंट वाली माइंडसेट जो होती है, वो आपके सीधा सीधा आपका पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड में। लेकिन एक AIF और PMS जो HNI, अल्ट्रा HNI ज़्यादा पैसे वाले, लेकिन बीच के कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी ट्रेडिंग वाली माइंडसेट भी होती है। तो ये SIF ऐसा है जहाँ आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, साथ ही फंड आपके लिए लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन भी बना रहा है, जरूरत पड़ने पर शॉर्ट भी कर रहा है, और पूरे रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में है, तो इसलिए रिस्क भी कम होती है। तो इसीलिए ये इतना पॉपुलर हो रहा है सर? पॉपुलर होने के पीछे वजह यही है कि एक रिटेल इन्वेस्टर और HNI इन्वेस्टर दोनों के बीच में एक कुछ और भी इन्वेस्टर हैं। ऐसा नहीं कि एक इन्वेस्टर ऐसा है जो 1000-5000 रुपए डालने वाला है, एक इन्वेस्टर सीधा 50 लाख 1 करोड़ डालने वाला है। बीच में बड़ा अमाउंट है। तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख डालने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है।
इसमें आप लमसम एक मुश्त पैसा लगा सकते हैं। और अच्छा, इसका टैक्सेशन भी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है, चाहे इक्विटी और डेट जिस तरह का आप फंड ले रहे हैं उसी तरह का आपका टैक्सेशन होगा, तो टैक्सेशन बेनिफिट मिल जाते हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस रेशियो आपका बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही है, आपका हाईएस्ट एक्सपेंसेस रेशियो आपका 2.25% के ऊपर जा नहीं सकता। अच्छा, मज़े की बात है कि पीएमएस वगैरह में, एआईएफ में कई बार इस तरह का होता है सिस्टम, जहाँ फंड्स या फिर ब्रोकर ये कहते हैं भाई कि मैं एक्स अमाउंट का रिटर्न दूंगा, से सपोज 15%, 15% के ऊपर जो भी बनाऊंगा उसमें मैं मेरी प्रॉफिट शेयरिंग 10% होगी, 20% होगी, ये जो भी होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ अपसाइड है वो सारी से किसी तरह की परफॉर्मेंस रिलेटेड फीस म्यूचुअल फंड आपसे नहीं ले सकता, तो आपका कम फीस में ज़्यादा रिटर्न बनाने का स्कोप बन जाता है। ये सारे जरूरी है। और अगर आप SIF करना चाहते हैं एज ए म्यूचुअल फंड, तो आपको 2 कंडीशन में से एक कोई पूरी करनी है। नंबर 1 कंडीशन तो ये है भाई कि आपको कम से कम 1 से 3 साल का समय हो जाना चाहिए ऑपरेशंस में, और साथ ही 10,000 करोड़ से ज़्यादा का AUM होना चाहिए। वो जनरली ज़्यादा फंड्स में मिल जाता है। या फिर आपका एक अनुभवी CI हो, फंड मैनेजर हो, जिसको ये सब काम करने का एक्सपीरियंस हो। ये कंडीशंस आपके लिए हैं। ओके, तो पूरा SIF तो हमने समझ लिया सर। अब हमें ये बताइए कि निवेश के लिए इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं? देखो, इसमें कैटेगरी कैसे है, 3 तरीके से इसको कैटेगरी देखनी चाहिए। पहले 3 कैटेगरी, और उन 3 कैटेगरी में सब कैटेगरी। 3 कैटेगरी में क्या है, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इन 3 तरीके से आप SIF में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। अब इन 3 में अलग अलग कैटेगरी है, जो कुल मिला के 7 कैटेगरी आ जाती है। कैसे? नंबर 1, पहले इक्विटी में आइए। इक्विटी में 3 कैटेगरी और मिलती है। इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड नंबर 1, आगे विस्तार से बताऊंगा। दूसरा, इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड, ठीक है। और तीसरा, सेक्टोरल रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो ये 3 तरह के इक्विटी फंड हो गए आपके, जिसमें आप SIF कर सकते हैं। डेट की 2 कैटेगरी है, सेक्टोरल रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड और डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये 2 तरीके, इनको आगे विस्तार से बताएंगे। 3 2 5 ही हो गए, और 2 आते हैं हाइब्रिड में। हाइब्रिड में एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड और हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये सारी कैटेगरीज हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। अब आप बताएं, एक एक करके बता देता हूँ। पहले इक्विटी का बता दूँ। इक्विटी का बता दीजिए जी। नंबर 1, इक्विटी में इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। इसमें क्या होता है, 80% या इससे ज़्यादा पैसा इक्विटी, और इक्विटी से जुड़े हुए सारे सब में पैसा लगता है। जैसे कि नॉर्मल आपका डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड होता है, वैसे ये भी करता है। फ़र्क क्या है, जितना पैसा आपके पास है इक्विटी फंड में, उसका 25% तक आप डेरिवेटिव्स के जरिए शॉर्ट भी बना सकते हैं। से सपोज मैंने 10 स्टॉक लिए, लेकिन मुझे लगता है ये 10 स्टॉक तो मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, लेकिन सामने मुझे ये 3 स्टॉक खराब लगते हैं, मैं 3 स्टॉक 2 स्टॉक शॉर्ट भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास में अगर 1,000 रुपये का AUM है, मैं 250 रुपये तक के दूसरे स्टॉक शॉर्ट भी कर सकता हूँ। तो मुझे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का बेनिफिट मिलता है। ये इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। नंबर 2, इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड। एक्स टॉप 100 मतलब क्या है, जो टॉप 100 मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं, निफ्टी की और बाकी हो, उनको छोड़ दीजिए। 101 से जितनी भी कंपनियां हैं, आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। मिनिमम आपका 65% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 65 से ज़्यादा भी जा सकता है, मिनिमम 65 होना चाहिए, तभी वो इक्विटी फंड माना जाएगा। इसमें भी सेम, जितना आपका AUM है उसका 25% आप हेजिंग के लिहाज से या शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिहाज से कर सकते हैं। सो बेसिकली दूसरे फंड में इनमें फ़र्क सबसे बड़ा यही है SIF में, कि SIF में फ़ंड को शॉर्ट करना भी अलाउ है। और शॉर्ट करने का मतलब जरूरी नहीं कि अगर मेरे पास में रिलायंस है और मुझे TCS बेचना है तो मैं बेच सकता हूँ। नॉट दैट कि रिलायंस ही मेरे पास होना चाहिए, वही मैं फ्यूचर्स में बेचूँ। शॉर्ट करने का मतलब है कि जो मेरे पास नहीं है वो भी मैं बेच सकता हूँ, लेकिन टोटल 25% तक। आपके पास 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 25% तक आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा फंड जो है वो सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें 4 सेक्टर में मैक्सिमम आप 80% तक डाल सकते हो। 4 से ज़्यादा सेक्टर हो सकते हैं, लेकिन 4 सेक्टर में मिला के 80% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको लगता है किसी सेक्टर को आपको शॉर्ट करना है, तो 25% तक टोटल अमाउंट का आप किसी में भी इक्विटी डेरिवेटिव्स के जरिए शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये ओपन एंडेड फंड होगा या इंटरवल फंड होगा, समय समय पे खुलता है, बंद होता है। आमतौर पर इसकी NAV डेली बेसिस पे होती है, और AMC की जो भी कंडीशंस होती है उसके हिसाब से आप रिडेम्पशन कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली ये है कि लॉन्ग शॉर्ट व्यू के साथ टेक्निकल एलोकेशन किया जाता है। ये सेक्टर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ लॉन्ग पोजीशन बना दी। फॉर एग्जांपल, ट्रम्प फर्म का डर है, आप IT सेक्टर को शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। GST का बेनिफिट आया, आप कंजम्पशन शेयर को लॉन्ग कर लोगे। तो सेक्टरली आप इसको चर्निंग कर लेते हैं, ये बड़ा बेनिफिट है। तो ये 3 तरह के फंड है
इक्विटी के जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। और डेट में सर जो 2 तरह की अलग अलग सब कैटेगरीज है वो कौन सी हैं? देखिए डेट में क्या है, सेक्टोरल रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड है, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अलग अलग तरह के हो सकते हैं, वो कोई पीएसयू बैंक्स हो सकते हैं, कोई अलग अलग तरह के कॉर्पोरेट्स होते हैं, क्योंकि इसमें पैसा आप डेट में लगाते हैं, राइट। तो वहाँ पर आपको जो पहला है वो आपका डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड, माफ़ कीजिएगा, सेक्टोरल लॉन्ग शॉर्ट फंड जो है, इसमें 80% तक का आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा अलग अलग सेक्टर्स में। और इसमें भी सिमिलरली डेरिवेटिव्स के जरिए आप 25% तक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। बेसिक वही है, फ़र्क इतना है कि यहाँ इक्विटी के बजाय पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है। दूसरा है आपका डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड, ये भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है। इसमें क्या होता है कि पहले वाले में आप अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाते हैं, इसमें अलग अलग ड्यूरेशन में पैसा लगाते हैं कि भाई कोई 1 साल के पेपर में इन्वेस्ट किया, 5 साल के में किया, 20 साल वाले में किया। सो अलग अलग ड्यूरेशन के आप पेपर्स होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले हो सकते हैं, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स होते हैं, गिल्ड्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में आप पैसा लगाते हैं। इसमें भी सेम यही एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स जो है वहाँ पर आप 25% तक का आप शॉर्ट पोजीशन बनाने का। सो बेसिकली शॉर्ट पोजीशन बनाने का ऑप्शन आपको डेट में भी एक से सपोज आपको लगता है कोई कॉर्पोरेट ऐसा है जो थोड़ा सा फाइनेंशियली मुश्किल में है और आपको उसका डिबेंचर या उसका बॉन्ड आपको शॉर्ट करना है, आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये बेनिफिट है। इसमें होता है कि फिर ब्याज दरों से जो बार बार उतार चढ़ाव होता है, एक तो ब्याज दरों का इसके उतार चढ़ाव का फ़ायदा मिल जाता है, और जो सेक्टरल रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड होता है उसमें आप किसी भी सेक्टर या किसी कंपनी पर आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। जी। और सर इसी तरह से हाइब्रिड भी समझा दीजिए हमें कि हाइब्रिड की सब कैटेगरीज कौन कौन सी और किस तरह की। देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभी जो चल रहे हैं एसआईएफ जो शुरुआती में, वो हाइब्रिड वाले, इसलिए हाइब्रिड वाले थोड़े समझना आपको ज़्यादा जरूरी है। हाइब्रिड में 2 तरीके के हैं, ठीक है। नंबर 1 एक्टिव एसेट एलोकेटर फंड, ठीक है, नंबर 1। इसमें क्या है, ये एक तरह से डायनेमिक हाइब्रिड एसआईएफ है। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, ये इक्विटी में भी पैसा लगाता है, डेट में भी लगाता है, ठीक है, और साथ साथ डेरिवेटिव्स के जरिए हेज भी करता है, शॉर्ट भी बनाता है, ठीक है। ये इन्वेस्ट में पैसा लगा सकता है, रीट्स में पैसा लगा सकता है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी एक्सपोजर ले सकता है। अब इसका कैसे होगा, इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम 25% तक का एक्सपोजर होता है। इसके अलावा मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो ये रिबैलेंसिंग करते रहते हैं। शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे। इंटरवल फंड है ये, तो समय समय पे ये इसकी सब्सक्रिप्शन और रिडम्पशन रहती है आपकी। हफ्ते में 2 बार इसका रिडम्पशन होता है, या फिर जो भी एम से अपनी रिकमेंडेशन, अपनी जो टर्म्स कंडीशन रखे उस हिसाब से होता है। इसमें चूंकि डायनेमिक एसेट एलोकेशन है, कभी इक्विटी में कभी डेट में कम या ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। कभी लग रहा है कि इक्विटी मार्केट ख़राब रहेगा तो इक्विटी में कम कर दिया, डेट में बढ़ा दिया। तो अलग अलग एसेट क्लास में आपको डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जब भी वोलेटाइल मार्केट में, तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको इक्विटी में एक्सपोजर कम ज़्यादा करना है, डेट में एक्सपोजर कम ज़्यादा करना है, तो उसके लिए ये एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड है। अब जो मैं फ़ंड बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और अभी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का उसी में आ रहा है, जितने भी एसआईएफ है, और वह है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। अब इसको ध्यान से समझिए। मिनिमम 25% पैसा इक्विटी में जाएगा, मिनिमम 25% पैसा डेट में जाएगा। हाइब्रिड है, डेट भी होगा, इक्विटी भी होगा, मिनिमम 25-25, बाकी बचा हुआ 50% फंड मैनेजर अपनी मर्जी से पैसा लगा लेगा, ठीक है। अनहेज्ड में जो है वो 25% तक एक्सपोजर जा सकता है, यानी कि अगर उन्हें लगता है कि कहीं कोई शॉर्ट पोजीशन बनानी है 25% तक, कोई सेम फॉर्मूला है 100 में से। बेसिकली आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हेजिंग के लिए या शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए अपर लिमिट 25% तक की रखिए। टोटल आपके पास जितनी भी एसेट्स है हर फंड में वही रखिए, ठीक है। ये भी एक इंटरवल फंड है, हफ्ते में 2 बार इसका रिडेम्पशन होता है आमतौर पर, ये है कंडीशंस। इक्विटी और डेट फंड दोनों में बैलेंस बनाकर ये चलता है, और मार्केट के चाल के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो इक्विटी और डेट के अंदर कम या ज़्यादा कर लेता है, और रिटर्न और रिस्क के हिसाब से एक बैलेंस बनाने की, संतुलन बनाने की कोशिश होती है। अभी हाल ही में देखिए एडलवाइस का एक फ़ंड आया है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक फ़ंड आया, क्वांट म्यूचुअल फंड का एक फ़ंड आया। ये सारे के सारे फंड जितने लॉन्च अभी हो रहे हैं ना, एसआईएफ के जितने भी एनएफओज वगैरह हो रहे हैं, वो इसी कैटेगरी में हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड में सबसे पहले लॉन्च होते हुए दिख रहे हैं।
बिल्कुल, तो मैं आपसे यही पूछने भी वाली थी सर कि इसके एनएफओज़ और फंड निवेश अगर कोई करना चाहे तो वो आप बता दें। तो वो भी आपने बता दिया, तो अब वक्त हो गया फंड ऑफ द मंथ का। जान लेते हैं इनमें से फंड ऑफ द मंथ कौन सा है। तो इससे पहले कि मैं फंड ऑफ मंथ बताऊं, जल्दी से जो एनएफओ बाजार में खुले वो बता देता हूं। पहला है एडलवाइज एल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है, ये खुला है, 15 अक्टूबर को बंद होने वाला है। दूसरा है एसबीआई म्यूचुअल फंड का लॉन्ग शॉर्ट फंड, ये भी खुला हुआ है। ये भी एक तरह हाइब्रिड फंड ही है, दोनों हाइब्रिड फंड है। ये दो खुले हैं। और कुछ फंड जो आके जा चुके हैं, जिसमें क्वांट का है, क्वांट हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है। प्लेटिनम एसआईएफ है मिरई का, वो भी आ चुका है। अब इन सब में से जो आपने कहा फंड ऑफ द मंथ, एसबीआई म्यूचुअल फंड का हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, ये इस बार का फंड ऑफ द मंथ है आपके लिए। यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। जी, तो ये आपके लिए फंड ऑफ द मंथ है एसबीआई का। और सर, अब क्योंकि हम हर बार शो में ये भी बात करते हैं कि एनएफओ इस बार कौन कौन से हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए, तो एनएफओ कॉर्नर की अब बात कर लेते हैं। कहाँ पर इस बार नज़र रखें सर, कौन कौन से एनएफओस पे? देखिए, एनएफओ में आईसीआईसीआई प्रू कॉन्ग्लोमरेट फंड ये है। ये इक्विटी स्कीम है, ओपन एंडेड स्कीम है, 17 अक्टूबर तक खुली हुई है। ये बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप में पैसा लगाते हैं, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, बिरला ग्रुप हो गया, अंबानी ग्रुप, अदानी ग्रुप, इस तरह के ग्रुप में पैसे लगाते हैं। ये एक एनएफओ है, ठीक है। दूसरा एनएफओ है आपका इन्वेस्को इंडिया कंजम्पशन फंड। अभी जीएसटी के जो बेनिफिट्स आए कि ये करें, उसके हिसाब से जो यहाँ पर कंजम्पशन का जो बूम आ रहा है, 17 अक्टूबर तक ये भी खुला हुआ है। ये भी ओपन एंडेड इक्विटी फंड है। तो ये एफएमसीजी हुआ, ऑटो, रिटेल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, मीडिया, ये सारी जो कंजम्पशन की थीम है, इसमें ये पैसा लगाते हैं। तो ये दूसरा एक फंड है। तीसरा मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड है। ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है, 15 अक्टूबर को बंद हो रही है। यहाँ पर भी कंजम्पशन से जुड़ी सारी यही कंपनियाँ हैं, एफएमसीजी, ऑटो, रिटेल, कंज्यूमर, टेलीकॉम, यहाँ पर भी इन्हीं सारी कंपनियों में पैसा लगाया जाता है। ये तो 3 हो गए एक्टिव फंड। एक पैसिव फंड भी है, वो है कोटक गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड। ये गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में पैसा लगाता है। हालांकि हाल ही में इन्होंने थोड़ा सा पैसा रोका है सिल्वर ईटीएफ वगैरह में, क्योंकि जिस तरह से भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसमें 65 से 90% गोल्ड और 10 से 35% सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाया जाता है। ये आपके लिए एक पैसिव फंड है यार जी। और सर, इसमें से एनएफओ ऑफ द मंथ, बिल्कुल एनएफओ ऑफ द मंथ मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड। कंजम्पशन की थीम बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ती हुई दिख रही है, और उस लिहाज से ये एक फंड है जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, जो कंजम्पशन से जुड़ी कंपनियों में पैसा लगाता है। एफएमसीजी, ऑटो, रिटेल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारी कंपनियां हैं जहां पर आपके लिए पैसा लगाने का मौका बन सकता है। तो ये आपके लिए एनएफओ ऑफ द मंथ। जी, तो ये तो एनएफओ ऑफ द मंथ से लेकर तमाम जितने भी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है वो सर ने आपको बता दिया। और अब वक्त हो गया काम की बात का। काम की बात आपकी तरफ से इस बार। देखिए, काम की बात में सिंपल सी चीज़ ये है कि इस बार कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई हम कब एसआईपी कब रखनी चाहिए, किस वक्त एसआईपी करना चाहिए। ठीक है, नंबर 1, लॉन्ग टर्म में एसआईपी की तारीख आप कोई भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सपोज आप 10 साल की एसआईपी कर रहे हैं, तो आप किसी भी तारीख में महीने में एसआईपी रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लगभग सब में समान रिटर्न आएंगे। बेस्ट क्या है, अगर आप सैलरी अकाउंट से एसआईपी कर रहे हैं, तो जब आपकी सैलरी आए तभी तुरंत कर लीजिए, ताकि क्या होता है, पैसे खर्च हो इससे पहले आपके एसआईपी में लग जाए, ताकि ऑटो डेबिट होने में आसानी रहे। फॉर एग्जांपल, आप पहली तारीख को अगर एसआईपी करते हैं और पिछले 10 साल के रिटर्न देखेंगे तो 14.2% है। अगर समझो आप 5 तारीख को एसआईपी करते हैं तो भी 14.2 है, और 28 तारीख को साल के महीने के अंत में करते हैं तब भी 14.2%। तो सिमिलर रिटर्न आते हैं, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। अब कई बार लोग ये सोचते हैं कि एसआईपी की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। भाई हम डेली एसआईपी कर लें, वीकली कर रहे हैं, मंथली करें, तो इनमें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर 1996 से 2024 तक आपने डेली और वीकली और मंथली एसआईपी किया तो भी आपका रिटर्न बराबर 14.2% था। 1996 से 2026 तक मंथली एसआईपी का रिटर्न भी 14.219%। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जल्दी करें, बजाय इसकी कि फ्रीक्वेंसी और डेट पे फोकस करते हैं, मैं कितनी तारीख को करूं, कितना जल्दी करूं,
कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप वीकली मंथली एसआईपी सब देखिए, वही 14.2% के आसपास के आपके रिटर्न्स आएंगे। और उस लिहाज से आपको एसआईपी में दिमाग नहीं लगाना है कि मैं किस दिन करूं। आप बस करिए, चाहे महीने की किसी भी डेट को करिए, और जितनी फ्रिक्वेंटली आप करना चाहें करिए। आपके पास पैसे डेली बेसिस पे डेली करिए, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, लेकिन जो भी आप रखें उसको रेगुलर जरूर रखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो कुल मिलाकर कोई रिटर्न का कनेक्शन जो है वो डेट से नहीं होता है। और इसी के साथ ये जो सर ने अभी बताया वो पूरा एनालिसिस, और उसी के साथ सर तमाम एनालिसिस खास करके जो आपने एसआईएफ के बारे में बताया उसके लिए, और एमफीस के सारे डेटाज के लिए जो एनालिसिस आपने बताया उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास के इस सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।